कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कहती क्या है, जरा पहले ये समझ लेते हैं। बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर आरबीडी बुक से पढ़ेंगे हम, नई या पुरानी कोई सी भी ला सकते हो, कोशिश करिएगा न्यू बुक अपने पास रहे। कॉस्टिंग कहती है कॉस्ट कैलकुलेट करो, पहला काम। कॉस्ट कैलकुलेट करना मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको बेचना है तो कस्टमर को सेल्स प्राइस बतानी होगी, नहीं बतानी पड़ेगी? भाई बैठते ही पहला कस्टमर का क्वेश्चन नहीं होता है भाई साहब प्रोडक्ट कितने का है, या कस्टमर का नहीं होता तो आप पूछ लो तो बजट क्या है, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही तो माल दिखाओगे। हमारी दुकान पे तो 200 रुपए की शर्ट भी है और 700 रुपए की शर्ट भी है। 200 रुपए वाली की शर्ट, सॉरी 800 रुपए वाली शर्ट खरीदने वाले कस्टमर को 200 वाली दिखा दी तो मरा, और 200 खरीदने वाले को 800 वाली दिखा दी तो मरे। मतलब सस्ते को सस्ता लेना उसको महंगा दिखा दिया तो मरे, महंगा लेना उसको सस्ता दिखा दिया तो भी मरे, है ना? तो आपको कस्टमर का बजट पूछना पड़ता है। बजट यानी सेल्स प्राइस, और सेल्स प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट होनी चाहिए। मींस आपको कॉस्ट पता होगी तभी तो प्रॉफिट जोड़ के कहां पहुंचोगे? सेल्स पे। और कॉस्ट पता होगी तभी तो बार्गेनिंग करने की हिम्मत रहेगी। आपने कॉस्ट है 70 रुपीज, प्रॉफिट रखा 30, सेल्स प्राइस रखी 100, कस्टमर कहता है सही सही लगा दो, बार्गेनिंग। कस्टमर कहता है सही सही लगा दो। अब आपको सही सही लगाने के लिए अगर कॉस्ट कम करनी है तो कॉस्ट आप इतनी कम करोगे। अब कॉस्ट कम करने के लिए अगर बात करते हैं तो आप बार्गेनिंग करते करते सामने वाला कह रहा है 60 रुपीज का लगा दो, मैडम इतना तो मेरा मार्जिन ही नहीं है, डायलॉग आएगा सामने से, यही डायलॉग आता है, मैडम इतना तो मेरा मार्जिन ही नहीं है। मार्जिन बोले तो इतना तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं है। आप 60 लगाने को बोल रहे हो, यानी 40 ऑफ करवा रहे हो। 40 ऑफ कैसे कर सकता हूं मैं, 30 तो मैं कमा ही रहा हूं, 2 पैसे मैं भी कमाऊंगा, मेरे भी बाल बच्चे हैं। डायलॉग आते हैं सामने सामने से, है ना? तो वो कहता है कि साहब 2 पैसे मैं भी कमाऊंगा, आपको एक काम करता हूं 90 का लगा देता हूं, 20 रुपए कमाने का मार्जिन अभी भी रखा है। मैडम नहीं मान रही, 80, चलो जाते जाते नहीं जा रही है, चलो एक काम करो ना आपकी ना मेरी 75 ले लो। अब इससे नीचे नहीं जा रहा वो। कॉस्ट कितनी थी? सेलिंग प्राइस 75, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 5 रुपए तो कमाएगा। और अगर नुकसान होने की संभावना हो कि ये माल गया तो जाते जाते लास्ट में ब्रेक इवन पॉइंट में बेच के निकल सकता है। जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, है ना? कि 70 में बेच के निकल सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कम से कम 70 रुपए तो आए। मेरी कुर्तियों की शॉप थी, झूठ बोल रहा हूं, है ना? कहीं आ जाओ, है ना? ठीक है, मेरी कुर्तियों की शॉप थी। अब सब मेरे पास पुराना स्टॉक रखा हुआ है, जब तक ये नहीं बिकेगा मैं नया नहीं लाऊंगा, ये मेरी सोच है। मेरे पड़ोस वाले ने क्या करा, इसको तो दबाया, बोले श्राद्ध है इसको तो हटाओ, और श्राद्ध में गया मुंबई, और मुंबई से जाकर के नई कुर्तियां लेकर के आया। पुराने स्टॉक को दबा करके नए फ्रंट में नया स्टॉक रखा। मैडम मेरी शॉप पर आए, बोले भैया कुछ नया माल दिखाओ। बोले मैडम यही है, अभी तो यही स्टॉक में आया, मैं पुराना रख के बैठा हूँ, पुराना बिकेगा तब नया बेचूंगा। वो नया स्टॉक रख के बैठा हुआ है। मैडम को लेनी थी 2 कुर्तियां, उसने चिपकाई 5, 4 नई, 1 पुरानी भी सरका दी इसमें। तो पुराना स्टॉक भी बिक रहा है, उसकी सेल हो रही है, मेरे यहाँ कौवे उड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ कैलकुलेशन तो लगानी पड़ेगी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आप पुराने स्टॉक को बेचने की सोचते रहोगे तो नहीं निकलने वाला। मुझे क्या करना चाहिए था, इस पुराने माल के लिए भी सेल लगानी चाहिए थी, और कम रेट में सस्ता मंदा करके इसको निकालना था। कम प्रॉफिटेबिलिटी कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट इसको कैश में कन्वर्ट करूंगा और इस कैश से मैं लाऊंगा नया माल, और अगले दिन कस्टमर को नया माल बेचेंगे। ये बात आपको जनरली समझा देते हैं। कॉस्ट निकलती कैसे है? कॉस्ट में बच्चों बहुत सारी कॉस्ट आती है। सबसे पहले बोलना चाहूंगा, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो दिख रही होती है सामने के सामने, डायरेक्ट कॉस्ट में 3 एलिमेंट सबसे मेन होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। सर मटेरियल का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये लीजिए, आपकी एक बुक उठा ली मैंने, ये बुक है ना, एफएम वाली है, इसलिए मैं फ्रंट नहीं दिखा रहा, बैक दिखा रहा, है ना? चलिए कॉस्टिंग के लिए आते हैं। यस, मेरे पास कॉस्टिंग हिंदी मीडियम बुक आ गई। मटेरियल लगने वाला पेपर, लेबर, इस पेपर को बनाने में लेबर तो लगी होगी पक्का पक्का, इसका कवर अलग आया था, अंदर का पेपर अलग, प्रिंट होने में लेबर लगी होगी, इसकी गमिंग यानी इसकी बाइंडिंग हुई उसमें भी लेबर तो लगी होगी, लेबर।
ओवरहेड्स लगने वाले खर्चे, इसके ऊपर एक पॉली चढ़ी हुई है, याद होगा आपको, हमने खूब उतारी है बचपन में, है ना। लैमिनेशन बोलते हैं जिससे कवर शाइन करता है और स्मूथ लगता है, ठीक है। प्रिंटिंग भी हुई होगी और ग्लू वगैरह भी लगे होंगे, और शायद सामने वाला इसको एक बॉक्स में कवर में पैक करके दे तो वो खर्चा भी लगने वाला है, तो ओवरहेड्स भी लगे होंगे। ये वो खर्चे हैं जो हमें दिख रहे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। बहुत सारे खर्चे ऐसे भी हैं जो लगे थे लेकिन दिख नहीं रहे। कोई बताएगा ऐसा कोई खर्चा जो लगा था पर दिख नहीं रहा? से लाउडली। इलेक्ट्रिसिटी, यस, जहां ये बन रही थी वहां इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कहीं दिख नहीं रही मेरे को। टेलीफोन का खर्चा हुआ होगा, पोस्टेज टेलीग्राम हुआ होगा, मैनेजर की सैलरी हुई होगी। एक बूढ़े काका ने इसके कार्टून को अपने कंधे पे उठा करके ट्रक में लोड किया था, ना वो बूढ़ा काका दिख रहा है, ना उनका कंधा दिख रहा है, ना वो ट्रक दिख रहा है। खर्चा तो लगा है ना। ओवरहेड्स, वो सारे खर्चे कैसे कहलाएंगे? इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। तो इनडायरेक्ट कहलाएंगे। तो दो तरह के खर्चे मैं बात कर लेता हूं यहां पर। कॉस्टिंग में, प्लीज बोर्ड पे, कॉस्ट दो टाइप की होती है, लिखना शुरू कर सकते हैं आप एक नए पेज पे। एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागतें और अप्रत्यक्ष लागतें। डायरेक्ट कॉस्ट मटीरियल, लेबर, लेबर का एक और नाम होता है बच्चों वेजेस, और ओवरहेड्स बोले तो एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीन खर्चे सबसे मेन खर्चे होते हैं। आपकी बुक में, प्लीज बोर्ड पे, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 और 4 मटेरियल का है, चैप्टर नंबर 5 और 6 लेबर का है, 7 और 8 ओवरहेड्स के हैं। सर क्या कर रहे हो? सिलेबस में घुमा के लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्री के खर्चे लगते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे लगते हैं। जानते हो क्या ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जितने भी शॉप के और गोडाउन के खर्चे होते हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा रिसेप्शन जितने भी खर्चे करता है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय बोध। फैक्ट्री के आगे लिख लो वर्क्स, फैक्ट्री को सारी दुनिया वर्क्स के नाम से जानती है, वर्क्स। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, विक्रय एवं वितरण व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये कॉस्टिंग की समरी है पूरी बुक की। कॉस्टिंग की बुक में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 और 2 बेसिक्स है। चैप्टर नंबर 1 और 2 बेसिक्स। चैप्टर नंबर 3 और 4 मटेरियल के हैं, मटेरियल की कैलकुलेशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आने वाला है। 1 और 2 बेसिक्स, 3 और 4 मटेरियल। मैंने कलर चेंज किया। चैप्टर 5 और 6 लेबर यानी वेजेस के हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 ओवरहेड्स के हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपका सिलेबस 5 यूनिट में टूटा होता है और इस साल 2023 में जो एग्जाम में आने वाला है वो 5 यूनिट्स आएंगी। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 20 मार्क्स के, पता होगी बात। तो बताना चाहूंगा ये वाला एरिया यूनिट फर्स्ट है, ये वाला एरिया यूनिट सेकंड है। यानी यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर आएंगे और यूनिट सेकंड में भी 4 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 9 और 10 बाद में बात करूंगा, पर यूनिट नंबर 3 का हिस्सा है। चैप्टर 11, 12 यूनिट नंबर 4 का हिस्सा रहेंगे। चैप्टर 13, 14
यूनिट नंबर 5 का हिस्सा रहेंगे। यहां पर चैप्टर के नाम नहीं लिखे मैंने ज्यादा, क्योंकि चैप्टर के नाम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स में सेम है, चेंज नहीं है, तो सीरियल नंबर से चल रहा हूं। अब मजे की बात, एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। चैप्टर भी कितने हैं? 2 2 2, तो इन 6 चैप्टर से तो 6 क्वेश्चन कंफर्म है भाई। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक इससे आएगा, एक इससे। एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी है। तो ये 6 तो अपने पक्के हो गए। अब सर ऊपर भी बता दो कोई, सर ऊपर बता दें तो 7th चैप्टर ट्रिपल स्टार, 5 और 6 में 6 ट्रिपल स्टार, यहां 3 ट्रिपल स्टार पे रहने वाला है। सर तो सेलेक्टिव स्टडी कर लें, सेलेक्टिव स्टडी समझते हो, कुछ कर लें और कुछ छोड़ दें। मैं स्ट्रिक्टली इसके खिलाफ हूं। हम सारा पढ़ के जाएंगे, पूरा पढ़ के जाएंगे, क्या पता कब कहां चोट हो जाए। और मजा तब आता है जब एग्जाम में हमें 10 के 10 क्वेश्चन आते हो, या 10 में से 8 आते हो, करने कोई 5 है और समझ में नहीं आ रहा कौन सा करें कौन सा छोड़े, सारे आते हैं। सेलेक्टिव स्टडी। और याद होगा जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के टाइम पर मैंने बोला भी था, आपके सामने ये दिक्कत आएगी, सारे आते होंगे, कौन सा करें और कौन सा छोड़े, दिक्कत आती है। और सेकंड ईयर में तो बहुत ज्यादा आएगी दिक्कत, एफएम में तो स्पेसिफिकली आएगी, सर सारे ही आते थे, है ना। चलिए छोड़िए वो बात की बात है, हम एग्जाम टाइम पे करेंगे इन सब बातों को। अभी राइट नाउ मैं एक चैप्टर पे क्रॉस लगाना चाहूंगा जो हमें छोड़ना है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे। चैप्टर 8 क्रॉस। सर नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, थोड़े दिन बाद बताऊंगा, अभी नहीं। यस, नाइस क्वेश्चन। क्या कॉस्टिंग के सिलेबस में एग्जाम में थ्योरी अटेम्प्ट करना कंपलसरी है क्या, कहीं करनी पड़ेगी क्या? जी नहीं, आप कॉस्टिंग में 5 प्रैक्टिकल आसानी से अटेम्प्ट एग्जाम में करने कर पाएंगे। एफएम के अंदर चैप्टर 1 पे थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे पूरा का पूरा। मैं इसीलिए बताना चाहूंगा सन 2022 कॉस्टिंग में 19 बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स अपने आगे, 100 में से 99 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 100 आउट ऑफ 100 सामने लिस्ट है तुम्हारे रोल नंबर नाम के साथ में। और ये वही बच्चे अभी फाइनल ईयर में आपको सब दिखते हैं यहीं पे, ये इनकी सबकी फोटोज भी लगा रखी है यहाँ पे। 2022 की बात कर रहा हूँ, पुरानी नहीं, और कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। वही मैं ही पढ़ाने वाला, और यही क्लासरूम, यही ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, बस मेरी गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो ध्यान रखना 7 तारीख और 10 तारीख वाला टेस्ट, है ना, रखा हुआ है ना मैंने आप लोगों के लिए। क्या जो बच्चे कल आए थे, मैं बोलना चाहूंगा, आपको वादा किया था मैंने, जो इस टेस्ट में आएगा वो एग्जाम में दिखा दूंगा मैं, गारंटी बोला है। 7 तारीख और 10 तारीख को जो टेस्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस वही क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी दिखाऊंगा। बाहर वालों को मत देना ये पेपर, अपना अपना अंदर की बात रखेंगे सब बच्चे, है ना, ठीक है। टेस्ट कैसे होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन या दोनों? दोनों, हाँ? आपकी जैसे इच्छा हो, बट कोशिश करें यहाँ आकर के ऑफलाइन टेस्ट दें, ऑनलाइन नहीं, अवॉइड करें ऑनलाइन को। करें शुरू। हमारे आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मटेरियल से। मटेरियल चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। सुनिएगा, 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में ऐसे हैं जो कॉस्टिंग में भी आते हैं और एफएम में भी आता है। एक तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्टिंग या ब्रेक इवन पॉइंट भी है, कॉस्टिंग में भी है और एफएम में भी है। दूसरा चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, ये भी बाबा जी की बूटी है, कॉस्टिंग में भी आएगा और एफएम में भी आएगा। 20 का उधर 20 का उधर 40। सर तो बस 2 चैप्टर पढ़ जाओ, हो गया अपना बेड़ा पार। उधर भी 40 आ गए, इधर भी 40 आ गए, 36 ही तो चाहिए थे अपने को शायद। अच्छा तो है, आइए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। उम्मीद करता हूं ये मैटर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। करें स्टार्ट? यस। एक नए पेज पे हेडिंग डाली, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1, 20 मार्क्स इंटू 2। ये इंटू 2 में 2 ही जगह भैया, 2 ही चैप्टर है। जिन बच्चों ने एफएम शुरू करी है वहां पर भी और कॉस्टिंग में भी, दोनों जगह इंटू 2।
चैप्टर प्रैक्टिकल है, चैप्टर 5 स्टार रेटिंग का है। चैप्टर का नाम कॉस्टिंग की बुक में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। चैप्टर का एक और नाम एफएम की बुक में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। करें शुरू? मुझे मतलब नहीं बच्चों आपने 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, फर्स्ट ईयर पढ़ी या नहीं पढ़ी, कोविड में बीत गई। हम 0 से शुरू करेंगे। अगर क्लास में कोई 8th क्लास का बच्चा भी बैठा हो तो इजीली पूरा 100% समझ में आएगा। चलिए समझते चैप्टर कहता क्या है। चैप्टर कहता है मटेरियल खरीदना है, यस खरीदना है। अरे भैया कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो मटेरियल तो यहाँ आएगा ही आएगा। सबसे मेन कंपोनेंट होता ही क्या है? मटेरियल। अगर शर्ट बनानी है तो कपड़ा लाना पड़ेगा, थान लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर फर्नीचर की अलमीरा बनानी है तो लकड़ी के बोर्ड और सनमाइका और प्लाई लाने पड़ेंगे, नहीं लाने पड़ेंगे? बिल्कुल लाने पड़ेंगे। वो मटेरियल जो आप खरीदना चाहते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदें। सर हमने 11th में, भाई साहब बातें बंद कर दो ना प्लीज, क्लास रिकॉर्डिंग मोड में। अगर आता है तो यू मे लीव। अगर मैंने 11th क्लास में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, गोइंग कंसर्न नाम सुना होगा, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है बिजनेस चलता रहेगा, यानी लाइफ टाइम चलेगा, तो हमारे मरने के बाद भी चलेगा। तो मटेरियल खरीद लो एक साथ, सस्ता पड़ेगा। आज कितना मटेरियल आज खरीदे? चलिए कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा, है ना। शर्ट बनानी है, इन्होंने शर्ट का बोला, क्लॉथ का पकड़ लो, राजस्थान में बहुत अच्छा काम है ना। अपने जयपुर में क्लॉथ का बहुत अच्छा काम है और इंडिया से तो बहुत बड़ा मात्रा में क्लॉथ एक्सपोर्ट होता है। तो हमें कपड़ा बनाना है, शर्ट्स बनानी है, टॉप्स बनाने हैं, तो थान खरीद ले दबा के एक साथ। अगले 4 साल का कपड़ा जितना मुझे सिलना है मैं एक साथ खरीद लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है, खरीद लूं क्या? यस नो? स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई नो। सर क्या नुकसान है एक साथ खरीदने में? क्या नुकसान है एक साथ खरीदने में? जल्दी बताएं, बताओ, मैं लिखता जाऊंगा। ये कह रहे हैं साहब वेस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, तो मैं इसको लिख देता हूं डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। कैसे हो सकता है खराब? कपड़े में क्या होगा खराब? लेता हूं पॉइंट। कपड़े में पहले खराब क्या होगा, जल्दी बताओ। अच्छा, ये कह रहे हैं साहब डिस्ट्रॉयड हो सकता है मौसम की वजह से, चूहे वगैरह कुतर जाएं उस वजह से, चोरी भी हो सकता है, आपका स्टाफ चोरी कर ले, है ना, आग लग जाए, संभाल के रखना पड़ेगा, बहुत आग लग रही है आजकल। सर कहां लग रही, कुछ प्लीज, है ना। तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, फैशन का इशू है ना, फैशन आउट हो सकता है उसका। सर चोरी हो सकता है, यानी लॉस बाय फलाना ठिकाना खूब पढ़े हमने, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, कुछ भी हो सकता है ना। और कोई नुकसान एक साथ खरीदने का? ये कह रहे हैं रखने की जगह कहां से लाओगे सर इतनी? ओ खूब कड़ी जगह अपने पास, तो खाली जमीनें पड़ी हैं, सब ओपन में रखोगे क्या? क्या धूप, हवा, पानी, इससे सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी उसको। तो रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, और स्टोरेज वाली जगह कहीं पे अपनी तो होगी नहीं, तो दूसरे की होगी, तो उसका रेंट लगेगा, तो उसका स्टोरेज के लिए हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, बहुत महंगी कॉस्ट पड़ जाएगी। कहां तक संभाल के रखेंगे? तो इन्होंने बोला स्टोरेज का इशू आएगा। और कोई इशू? यस, ये कह रहे हैं कि सर उसके लिए फंड्स भी तो चाहिए होंगे। आज आपको पैसा साथ, भाई आज आप एक साथ 4 साल का रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, एक वो रॉ मटेरियल जो 4 साल बाद खरीदोगे, उस दिन का फैशन होगा, उस दिन की चीज होगी, नई होगी, लेटेस्ट होगी, बढ़िया होगी, सुंदर होगी, टिकाऊ होगी। आज एक साथ खरीद लोगे तो आपको एक साथ पैसा भी देना पड़ेगा। वो पैसा जो आपके बैंक में बड़ा होकर ब्याज दे रहा था, आपने अगर आज माल खरीद लिया तो सप्लायर को पैसा चला जाएगा, ब्याज आना बंद।
और अगर पैसा नहीं है लोन लेके ला रहे हो तो और मरे। जो लोन 4 साल बाद लेते वो आज लेना पड़ गया, बैठे बैठे चुकाते रहो ब्याज और किस्तें, ये भी नुकसान है। तो एक साथ नहीं खरीदना। चलो 4 साल का नहीं खरीदते, मना कर दिया, 1 साल का खरीद लूं क्या? अगले 1 साल में जितना कपड़ा यूज आना है 1 साल का खरीद लूं? जो यस बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, नो आएगा रिप्लाई। 1 साल बहुत बड़ा होता है एक बिजनेसमैन के लिए, कपड़ा पहनने के लिए थोड़ी खरीद रहा हूं जो मैं 1 साल में 4 शर्ट 5 शर्ट 10 शर्ट पे चले जाऊंगा। माल बना करके बेचूंगा। और आपको सच्चाई बताता हूं, मैं 15 दिन से ज्यादा का माल रख नहीं पाता, क्योंकि 15 दिन में मैं 5 करोड़ का माल निकाल देता हूं। 5 करोड़ ज्यादा हो गया, चलो 50 लाख का निकाल देता हूं, डिपेंड हो तो मेरी फैक्ट्री की साइज क्या है ना। 50 लाख का माल निकाल देता हूं 15 दिन में मैं। अब 15 दिन में 50 लाख का माल मेरे यहां से आता है, बनता है, निकल जाता है, तो सोचो साल भर का लाके रख सकता हूं क्या मैं? उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, उसके लिए भी बहुत बड़ी जगह चाहिए। और फैशन फिर चेंज हो गया तो फैशन चेंज रहेगा क्या 1 साल तक? वही जो आप लेकर आए हो, क्या वो प्रिंट, वो क्वालिटी, वो कपड़ा 1 साल तक रहने वाला नहीं है। तो फिर आपको छोटे छोटे ऑर्डर देने पड़ेंगे। फिर छोटे छोटे ऑर्डर, कितने छोटे ऑर्डर दें? क्या डेली का डेली ऑर्डर दें क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, उसमें भी नुकसान है। अगर डेली का डेली ऑर्डर दिया तो आपको महंगा पड़ेगा। एक तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी क्योंकि आप बल्क नहीं मंगा रहे, बल्क डिस्काउंट समझते हैं है ना, तो बल्क नहीं मंगा रहे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। फिर दूसरा नुकसान क्या होने वाला है सर? माल बार बार रोज रोज लेने जाओगे क्या? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज्यादा पड़ने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। फिर तीसरा, आप तो लेने चले गए कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट भी ज्यादा देने को तैयार हो, सामने वाले के पास माल रोज होगा क्या? नहीं है, उसकी दुकान बंद हुई तो आपका काम रुक जाएगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं सर? मटीरियल मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर या मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर ये कहता है कि आपको एक साथ बहुत बड़ा बल्क भी नहीं मंगाना और बिल्कुल छोटे छोटे बल्क भी नहीं मंगाने। माल मंगाना है उतना जितना आप हैंडल कर सको और उसमें कॉस्ट आपकी सबसे कम आनी चाहिए। इसके लिए एक जादुई फॉर्मूला बनाया गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से, EOQ। चलिए, EOQ इज व्हाट, जरा समझते हैं प्लीज। EOQ है क्या? एक लाइन में रिप्लाई दूंगा, ध्यान से समझ लेना, यहां आ गया तो समझ में आ गया। साल भर में जितनी यूनिट मंगानी है उसमें से अभी कितना ऑर्डर दोगे, बस। द क्वांटिटी दैट ऑर्डर राइट नाउ, बस अभी कितनी क्वांटिटी मंगानी है, ये है EOQ, बस और कुछ नहीं। साल भर में हमारे घर में बहुत सारे आटा आएगा, गेहूं आएंगे, दालें आएंगी, साला एक साथ थोड़ी मंगाते हो। अभी आपकी मम्मा लिस्ट में क्या लिख करके दे रही है वो है EOQ। अभी मम्मा ने कहा 4 किलो पोहा ले आओ, घर में साल भर में 40 किलो पोहा उठने वाला है, लेकिन अब अभी मम्मा 4 किलो ही पोहा मंगा रही है। 4 कहां से आया? ये है EOQ, ऑर्डर जो अभी आप दे रहे हो। क्या प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? क्या ये फंडा आपके घर में लगता होगा क्या? आपकी मम्मा के किचन में लगता है EOQ? क्यों नहीं लगता? आराम से लगता है ना। क्यों नहीं? बल्क, हम बहुत सारी चीजों का बल्क नहीं मंगाते। सॉस की बोतल एक ही तो मंगाते हो है ना। बहुत सारी चीजें जो आप 2 या 3 क्वांटिटी में खरीदते हैं। बिस्किट्स के पैकेट आप डीमार्ट जाते हो, उठा लो पूरा डीमार्ट घर पे, सस्ता मिलता है ना। कई बार स्कीम्स आती है डीमार्ट में अच्छी वाली, शानदार वाली है ना, 1 पे 1 फ्री, हाफ रेट में सिंगल पीस। क्या कन्फेक्शनरी आइटम्स में ऐसे 1 पे 1 फ्री जनरली मिलता है क्या? नहीं मिलता जनरली। आपकी पानी की बोतल 20 रुपीज की मिलती है बाजार में 1 लीटर वाली, ये डीमार्ट है जो बेली 10 रुपए में दे देता है, दे देना। चलिए, इन्होंने तार छेड़ दिया एक, हाँ। अब इन्होंने ये पूछ रहे डीमार्ट ऐसे क्यों देता है। पहली बात तो उसका नाम ही डिस्काउंट मार्ट है, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी दुनिया से अलग है। बच्चों, मैं जनरली एक्सप्लेन करता हूं और अब पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि मार्केट से कुछ अलग करो और आपके एक्सपेरिमेंट्स मार्केट में हिट हो सकते हैं और आपके एक्सपेरिमेंट को पब्लिक सुपर लाइक कर सकती है। मार्केट में इतने सारे स्टोर्स हैं, आप कुछ स्टोर्स के नाम ले दीजिए। रिलायंस मार्ट है, जियो मार्ट है, डील शेयर है आपके मोबाइल में डाला हुआ है ना। और उसके अलावा भी कई एप्स बहुत सारी आती है जिनसे आप ऑर्डर दे सकते हो कन्फेक्शनरी की। ग्रोफर्स आती थी, ग्रोफर्स आजकल काम नहीं करती शायद, है ना। बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, स्पेंसर्स आता था, है ना, ठीक है। हाँ, बहुत सारे आते थे और आते भी हैं।
सुने 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 सुने, लेकिन डीमार्ट इन सबसे अलग चलता है, ये बात हम मानते हैं। इसका वर्क फैशन बिग बाजार है हमारा, चलो एफबीबी है ना, यानी बिग बाजार को, रिलायंस फ्रेश को और डीमार्ट को एक कैटेगरी में रख लेते हैं, एक जैसे स्टोर से सारे, ठीक है। डीमार्ट इन दोनों से अलग तरीके से काम करता है, नहीं करता। बिग बाजार में डेली स्टॉक नहीं बदलता, बिग बाजार में एक माल आ गया 4 दिन 5 दिन बाद स्टॉक बदलेगा। डीमार्ट में दिन में 4 बार स्टॉक बदलता है, आपके सामने सामने वो रिफिल करते हैं और वहीं के वहीं बिकता है। देखिए भीड़, कितने सारे डीमार्ट है जयपुर के अंदर, होंगे 7-8 डीमार्ट्स हैं और सब पे लाइन लगती है। कारण वर्किंग स्टाइल अलग है। कोई भी ऐसा स्टोर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपसे बिलिंग के टाइम फोन नंबर ना पूछता हो, डीमार्ट के अलावा। बिलिंग के टाइम हर कोई फोन नंबर पूछता है आपसे, डीमार्ट कभी फोन नंबर नहीं पूछता। कभी है सोचा ऐसा, देखा इस चीज को? डीमार्ट ने कभी फोन नंबर पूछा आपसे? सर याद नहीं है, देख लो नेक्स्ट टाइम फोन नंबर पूछे तो आपसे, नहीं पूछते हो फोन नंबर। कितना अजीब स्टोर है, फोन नंबर ही नहीं पूछता। बाकी लोग फोन नंबर का क्या करते हैं, कस्टमर का अकाउंट खोल देते हैं, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस मैसेज आता है तुरंत, और फिर आपके शॉपिंग के पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ऑफर देते हैं। डीमार्ट कभी मैसेज नहीं भेजता आपको, नंबर ही नहीं लेता, मैसेज कहां से भेजेगा? हमारा फोन नंबर लिया गया डीमार्ट ने तो नंबर कहां से भेजेगा? डीमार्ट ऑफर और स्कीम के लिए कस्टमर को बुलाता नहीं है। कस्टमर की जब लाइन लग रही है तो काहे बुलाए बेचारा, क्यों बुलाएगा? डीमार्ट किस चीज में विश्वास रखता है? कस्टमर को ऑन स्पॉट कैश डिस्काउंट देना है। ये रिडम्पशन पॉइंट्स लेकर के कस्टमर को दूसरी बार बुलाना, ये ऑनलाइन शॉपिंग के कूपन कोड्स दे देना, ये डीमार्ट की स्ट्रेटेजी में नहीं है। डीमार्ट की स्ट्रेटेजी है ऑन स्पॉट कैश डिस्काउंट दो और अपनी दुनिया भर की अदर कॉस्ट को काट करके कस्टमर को कैश डिस्काउंट दो। मैं एग्जांपल लेता हूं, जितने भी स्टोर्स होते हैं उनके तो जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है वो बहुत पढ़ा लिखा होता है। डीमार्ट की स्टाफ देखा कभी? 10वीं 12वीं वाली गर्ल्स और बॉयज जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, कम सैलरी में काम करने को राजी है, मेहनती है, वो स्टाफ वहां का होता है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा एटिकेट्स वाला भी नहीं होता, लेकिन हम मिसबिहेव तो नहीं करते, वो तो क्यों करेंगे, वो तो कॉर्पोरेट उनका एथिक्स सिखाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती है ना, लेकिन वो मेहनती होते हैं, वो काम खींच के करते हैं। देखा होगा आपने हल्का सा, उनका एक ही फंडा है साहब, सामने वाले कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे दो वहीं के वहीं। वो पानी की बोतल लिटरली वाकई में अगर आप मार्केट में लोट पे खरीदने जाओगे तो 8 रुपए की आती है सर। जो छोटी पानी की बोतल पीते हैं अपन शादियों में 4 रुपए, 3 की तो नहीं है ना, फिर शायद कोई ब्रांड का फर्क आ रहा होगा। जनरली मार्केट रेट 4 रुपए है, मैंने बहुत बल्क में खरीदी है। ठीक है, जो छोटी पानी की बोतल है 4 रुपीज की आती है और बड़ी वाली जो बोतल है वो 7 रुपीज 8 रुपीज ब्रांड्स में जाते हैं तो हम, है ना। और नॉन ब्रांड्स में जाओ जो अपने रेलवे स्टेशन पे मिलती है या फिर बस स्टैंड पे मिलती है या टोल टैक्स पर आ जाती है, वो तो साहब कुछ भी हो सकता है, 2 रुपए की भी हो सकती है, 3 रुपए की भी हो सकती है, क्योंकि पानी की कोई कॉस्ट होती है नहीं, कॉस्ट होती है बॉटलिंग की। बॉटलिंग और लेबलिंग है ना, उसकी कॉस्ट होती है, पानी की कोई कॉस्ट होती नहीं, पानी तो फ्री का है ना। तो पानी का तो बहुत मामूली कॉस्ट नाम की है ना। तो बात को यही खत्म करता हूँ, इस बात को क्या अपन अपने टॉपिक पर चलेंगे। डीमार्ट ऑन स्पॉट कैश डिस्काउंट देता है, 8 रुपए की बॉटल खरीद के 10 रुपए बेच करके 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता है और बल्क में बेचता है ना। और बाकी लोग क्या करते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं अपने मैनेजमेंट पर, स्टाफ पे, एडवर्टीजमेंट पे, और फिर कस्टमर से महंगा चार्ज करते हैं। और सबकी अपनी अपनी काम करने की स्ट्रेटेजी है ना। वही खान सर 200-250 रुपए में बढ़ा देते हैं, वही जैन सर पैसे में कम नहीं करते। सबके अपना वर्किंग स्टाइल है, मेरा वर्किंग स्टाइल अलग है, उनका वर्किंग स्टाइल अलग है, ठीक है ना। तो डीमार्ट की बात करें, डीमार्ट ने सिंपल स्ट्रेटेजी बना रखी है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्रिंट प्राइस का 6% मिनिमम डिस्काउंट कस्टमर को देना है। 6% मिनिमम देगा। आप पार्ले जी का पैकेट लाएंगे उसमें भी 6% मिनिमम डिस्काउंट लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स है उनकी स्ट्रेटेजी, है ना। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप देखेंगे। डीमार्ट में आपको लोकल प्राइस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जयपुर में बनने वाली, आपके घर के बगल में बनने वाले पापड़ आपको डीमार्ट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन वो यही मिलेंगे। आप दिल्ली वाले डीमार्ट में जाएंगे तो वहां वो तो नहीं मिलेगा, दिल्ली में दिल्ली वाला मिलेगा। यानी आपको अपने लोकल मार्केट की चीजें भी मिलती हैं, और कोई नहीं देता लोकल मार्केट की चीजें, क्योंकि डीमार्ट यहीं के खरीद के यहीं के बेच देता है, और यहीं के खरीदने की पावर सबके पास होती नहीं। छोड़िए अब इस स्ट्रेटेजी को, बहुत कुछ सीखने को मिलता में जाएंगे। आप एक पापड़ जी वाले से बहुत सीख सकते हैं, आप भेलपुरी वाले से बहुत सीख सकते हैं। कॉस्टिंग क्या आती है इनकी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की सच्चाई कीमत बताऊं आपको, जो 2 लीटर की आप लेकर के आते हो कितने की मिलती है मार्केट में सेलिंग प्राइस? 90 रुपए की बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं एक्जैक्टली, 90 रुपए आसपास, है ना। अगर उसकी कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कोल्ड ड्रिंक की बात करें, लेस देन ₹1, 1 रुपए से
कम का माल होता है उसके अंदर, जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी कीमत 1 रुपए से कम है, फिर पैसा किसका है? बॉटलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, एडवर्टीजमेंट का, लेबलिंग का, प्रॉफिट, ये सब पैसे हैं। अंदर क्या है? फ्लेवर्ड पानी और गैस, उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। सर सच बताओ? हाँ सच है। यूट्यूब कर लेना, आपके पास बहुत कुछ है, गूगल कर लेना, आपके पास बहुत कुछ है, खुद करना, मैं क्यों बताऊं। चलिए टॉपिक पर आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए एक टॉपिक आया, EOQ। आज पहला दिन हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए हम जो बच्चे एफएम पढ़ रहे थे, मैं एफएम की क्लास में एंट्री मार चुका हूं। अब हमारा प्लेन रनवे पर पहुंच चुका है, उड़ान भर ली है और अब रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन शुरुआत में हम रनवे पे घूमते रहते हैं, है ना। तो अभी कॉस्टिंग में भी रनवे पे घूम रहे हैं। EOQ अपॉन सी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। 2AO अपॉन सी का रूट, ओ लिखा है ओ, ये मैं ओ ऐसे लिखता हूं थोड़ा सा ना, कई बच्चे कहते हैं क्यों लग रहा है। 2AO अपॉन सी का रूट, रूट से घबराना नहीं, हमारे कैलकुलेटर में बटन है पहली बात तो, है ना। क्योंकि छोटी क्लास में मैथ्स में रूट निकालना सबसे खतरनाक चीज हमने वही पढ़ी। आओ कॉस्ट देखो, कॉस्टिंग की बुक ना आपकी, वो कहती है इसको प्लीज 2RO अपॉन सी का रूट। एफएम की बुक बोलती है 2AO अपॉन सी का रूट। ये एफएम में, ये कॉस्टिंग में। एफएम बोलती है एनुअल डिमांड A और ये बोलती है एनुअल रिक्वायरमेंट R। चीज एक ही है, स्टूडेंट्स गाइडलाइन, है ना। आपकी एफएम की बुक ये बोलती है, कॉस्टिंग की बुक जो बोल रही है ना, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं यही बोलता हूं। सर फिर बुक तो ये बोलती है, एग्जाम में दिक्कत हो गई थी। अरे भाई कॉस्टिंग की मार्केट में 6 बुकें आती हैं, आप एक पढ़ते हो, कोई आरओ बोलती है, कोई एओ बोलती है, एग्जामिनर को बता आप एओ लगा देना, मार्क्स नहीं कटेंगे, गारंटी मेरी है, टेंशन नॉट, है ना। तो हम दो फॉर्मूले याद करेंगे, सिंगल 2AO अपॉन सी का रूट। क्या है यहाँ पे, लिखते जाए प्लीज। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड साल भर में कितना है। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार माल लेकर आने की कॉस्ट। हाँ जी, मुझे इंक की डिब्बियां खरीदनी है, व्हाइट बोर्ड मार्कर की इंक मेरे हाथ में है, मुझे इंक की डिब्बियां खरीदनी है। अगर एक सुनना, इंक की डिब्बी चौड़ा रास्ता मिलती है, अब एक इंक की डिब्बी लेकर आऊंगा तो भी वही कॉस्ट लगेगी, और मैं पूरा 50 इंक का डब्बा या 100 इंक का डब्बा उठा कर गिराता हूं तो भी पेट्रोल तो वही लगने वाला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जाकर लाने की कॉस्ट, एक ऑर्डर को, है ना। सी नहीं, सी से पहले पी लिख लो। पी प्राइस या कॉस्ट, कुछ भी बोल दो, प्राइस या कॉस्ट कुछ भी बोल दो। ये इंक की डब्बी की प्राइस 35 रुपीज है, एमआरपी लिखा हुआ है इसके ऊपर 35 रुपया, ये प्राइस। एनुअल डिमांड, साल भर में 200 इंक की डिब्बियां मेरे यहाँ खर्च होती है। ए, साल भर में कितनी 200 इंक की डिब्बियां, दैट इज माय एनुअल डिमांड। साल भर की, एक दिन की नहीं, एनुअल, एनुअल। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार चौड़ा रास्ता से लाने की कॉस्ट, बोलो चौड़ा रास्ता जाके लाने की कॉस्ट 50 रुपए। क्या प्राइस? ये 50 रुपए पेट्रोल बता रहे हैं, पेट्रोल, है ना, और प्राइस 35 रुपीज, है ना। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर एनम को शॉर्ट में लिख लो PA, ज्यादा बढ़िया है, PA पर एनम। हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये इंक की डिब्बियां, अगर मैं 200 इंक की डिब्बियां एक साथ ले आया, या 50 ले आया, 60 ले आया, उनको यहाँ पे रखना भी पड़ेगा। अब इसमें साहब नुकसान क्या क्या हो सकता है? सूख सकती है, चोरी हो सकती है। जब स्कूल में चौक नहीं बचते तो ये काम बचेगी, क्या काम आएगी सर? ये मुंह काला करने का काम आती है, आती होगी ना, ठीक है। तो इंक की डिब्बी में यहाँ नुकसान है साहब, चोरी हो सकती है, सूख सकती है, पैसे भी लगेंगे, एक साथ ले आए तो ठीक है।
इसको संभाल के रखने के लिए हमें इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, मान लेते हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो खराब हो जाएगी, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, किसी फ्रिज व्रिज में रखना पड़ता है ना। तो इसको संभाल के रखने की कॉस्ट आती है कुछ ना कुछ। अरे कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसको संभाल के रखने की कॉस्ट आएगी, उस एरिया का रेंट लगेगा, अगर उसके ऊपर सीसीटीवी लगाना पड़ा, गार्ड्स वगैरह लगाने पड़े तो वो लगेंगे, अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ा तो उसका भी खर्चा आने वाला है। एक यूनिट को 1 साल संभाल के रखने की कॉस्ट, इस 35 रुपए की इंक की डब्बी को अगर साल भर संभाल के रखना हूं तो 2 रुपए मेरे खर्च हो जाते हैं संभाल के रखने पर। इस पर कितने रुपए? 2 रुपए, वो मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई। तो देखना कैरिंग कॉस्ट यानी कैरी घंटी कॉस्ट कितनी यूनिट को? 1 यूनिट को कितने टाइम? 1 साल। 1 यूनिट को 1 साल संभाल के रखने की कॉस्ट। बच्चों ये जो आती है ना, ये परसेंटेज ऑफ पी होती है, परसेंटेज ऑफ पी का मतलब कैरिंग कॉस्ट जनरली परसेंट के अंदर होती है, ऐसे बोलेगा 20%। किसका 20%? वो 35 रुपए प्राइस का। 10% बोला तो 10% किसका? प्राइस का। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरी एनुअल डिमांड 1800 यूनिट्स, मेरी प्राइस 10 रुपीज, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए, मेरी कैरिंग कॉस्ट 20%। एक बार मेरी मदद करें, मुझे साल भर में 1800 इंक की डब्बियां चाहिए। एक इंक की डब्बी कितनी की आ रही है? 10 रुपए की। एक बार चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, है ना। पेन दे दो एक बार आपका। हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पेन देते हैं, करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। पेन 1800 पेन साल भर की चाहिए मेरे को। एक पेन 10 रुपए का आता है। सिटी से पेन लेकर आने की कॉस्ट 50 रुपए, एक लाऊंगा तो भी 50 रुपए लगेंगे, बहुत सारे लाऊंगा तो भी 50 रुपए लगेंगे। और इसकी कैरिंग को संभाल के रखने की कॉस्ट, सूख जाता है, खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, उसके लिए 20% कॉस्ट लगने वाली है। 20% किसका? प्राइस का। 10 रुपीज का तो 2 आ गया। अब मेरे को ये बात सुनो, वो सप्लायर है ना जिससे मैं पेन लेकर आता हूँ, उसका फोन आया, भाई साहब माल भेज दूं? ना भेज दो। बोले कितने? 1800 पूरे भेज दो, आपको 1800 चाहिए होते हैं ना। मैंने कहा रुक जा, रखूंगा कहाँ उसको। तो कितने मंगाने, ये सवाल पैदा हो रहा है। सवाल ये है कितने मंगाने। EOQ 2AO/C का रूट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, लेट हो रहे हैं हम इसलिए। कैलकुलेटर कह रहा है 300 यूनिट्स। कैलकुलेटर कह रहा है 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। इसका मतलब अगर हम 300 यूनिट्स सॉरी, अगर हमें 1800 यूनिट साल भर की मंगवानी है तो अपने को अभी ऑर्डर कितने का देना है? 300 का। 300 का ऑर्डर दो, वो खत्म हो जाए, फिर 300, फिर खत्म हो जाए, फिर 300, फिर खत्म हो जाए, फिर 300। साल भर में ऐसे कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? प्लीज रिप्लाई मी। 6 बार। नंबर ऑफ टाइम्स, ऑर्डर नंबर ऑफ टाइम्स इज 6 टाइम्स। 6 बार ऑर्डर देना पड़ेगा 300 का। सर ये 300 क्या है? मैंने कहा था एक जादुई आंकड़ा है। इस 300 से अगर कम का ऑर्डर देंगे ना, 250 करके, तो महंगा पड़ेगा है। हाँ महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार जाना आना पड़ेगा ना, कम ऑर्डर दे रहे हो तो। सर सही बताओ। हाँ मैं प्रूव करके बताऊंगा, टेंशन नॉट। अच्छा अगर 300 से ज्यादा 350 का ऑर्डर दिया तो भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रखने की जगह कम है, स्टोरेज कॉस्ट कम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, सॉरी कैरिंग कॉस्ट। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कम ऑर्डर दोगे, कम क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जाने आने की कॉस्ट। ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओवरऑल टोटल कॉस्ट बढ़। सबसे सस्ती जो पड़ेगी वो किस पे पड़ेगी? इस पे बढ़ेगी। अभी टोटल कॉस्ट के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है। अगली क्लास में टोटल कॉस्ट पे डिस्कस करेंगे और EOQ के ऊपर बहुत सारे और रिसर्च करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू।